हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, जो क्लास 10th के सिलेबस में है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं, और फिर बाद में प्रत्येक कारण को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और मैं आपको साथ साथ तो इसके नोट भी प्रोवाइड कराता चलूँगा। पूरा डिटेल रिटन फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप जो है उसको सुरक्षित रख सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें या आप कहीं नोट कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कारण हैं उन्हीं कारणों को मैंने दर्शाया है। यह जो है 10 पॉइंट है। इसमें पहला है व्यापार तथा नगरों का विकास। पहला पॉइंट है व्यापार तथा नगरों का विकास। दूसरा है पूरब से संपर्क। तीसरा है मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा। चौथा है कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार। पांचवा है मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। छठवां है कुस्तुनतुनिया का पतन। सातवां है प्राचीन साहित्य की खोज। आठवां है मानववादी विचारधारा का प्रभाव। और 10वां है सामंतवाद का ह्रास। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्रम से इसका जो है इसके एक एक कारण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग इसको स्टडी करते हैं, व्यापार तथा नगरों का विकास। लेकिन इसके कारणों की व्याख्या करने से पहले हम ये समझते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। पुनर्जागरण कहते किसको है, इसके अर्थ का क्या मतलब होता है। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ मैंने यहाँ रिटन फॉर्म में उपलब्ध कराया है आपको, ताकि आप इसको नोट भी कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें, क्योंकि केवल बोल देने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि पुनर्जागरण, जिसको इंग्लिश में रेनेसेंस बोलते हैं, रेनेसेंस इन यूरोप, मतलब यूरोप में पुनर्जागरण। कह रहे हैं कि पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है फिर से जागना। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच, तिथि को याद रखिए, 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान देने योग्य है कि यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए। पुनर्जागरण का तात्पर्य यह है कि केवल एक विशेष क्षेत्र में ही प्रगति नहीं हुई, इसने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र रहा हो, आर्थिक क्षेत्र रहा हो, सांस्कृतिक क्षेत्र रहा हो या राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, सब में परिवर्तन हो गया, सब में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। जरा इस बात को ध्यान देने लायक है। यहाँ पर लिखा है कि इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया।
इसके पहले की जो व्यवस्था थी उसमें परलोकवाद, परलोकवाद का मतलब वह ऐसा लोग जिसे हम देख नहीं पाते हैं, भगवान, ईश्वर, देवी देवता, ये सारी चीज़ें। कह रहे हैं कि परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद प्रतिष्ठित किया। उस वक्त क्या था कि इन सब चीज़ों से संबंधित विचारधाराएं काफ़ी प्रबल थीं और कुछ लोग जो है इनका प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें जो है कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, कुछ रूढ़िवादिता व्याप्त हो गई थी, जिससे लोगों को कष्ट हो रहा था। धर्म का पालन करना, धर्म को मानना गलत नहीं है, धर्म तो भलाई के लिए होता ही है, लेकिन जब उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं तब वह जो है लोगों को सुख देने के बजाय दुख देने लगता है। उसके बाद है पुनर्जागरण, वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। ध्यान दीजिएगा, पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ? कह रहा है कि यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। देखिए, इसमें कराया है कि इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। देखिए, इसमें एक शब्द दिया है कि यहाँ पर है मध्यकालीन संकीर्णता। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। मध्यकालीन संकीर्णता का मतलब क्या है कि मध्यकाल में जो संकीर्ण विचारधाराएं थी, मतलब वे ऐसी विचारधाराएं समाज उत्पन्न हो गई थी जो केवल कुछ लोगों के लिए ही लाभदायक थी, जबकि अधिकांश आम जनता के लिए वो जो है हानिकारक थी। तो यहाँ पर जो है राइटर जो है यही बात कहना चाह रहा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके कारणों को भी समझते हैं एक क्रम से। अब यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों का अध्ययन करते हैं। देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों में जो पहला कारण है वह है व्यापार तथा नगरों का विकास। जो पहला कारण है वह है व्यापार तथा नगरों का विकास। देखिए, इसमें कि पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। पुनर्जागरण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था वाणिज्य व्यापार का विकास। वाणिज्य का मतलब बिजनेस, व्यापार, वस्तुओं का लेना देना, खरीदना बेचना, ये सारी चीजें। करें कि नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ। जब व्यापार का विकास हुआ, जब व्यापार होगा तो निश्चित रूप से लोग जो है आपस में मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो वही कह रहा है कि नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता, संस्कृति को जानने का अवसर मिला। लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के विचारों को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के परंपराओं को, वहाँ के आविष्कारों को, वहाँ के अनुसंधानों को लोग जानने लगे। तो वही करा इसमें कि नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। हाँ, एक चीज यहाँ देखिए, इसमें नोट करने लायक है कि व्यापार के विकास ने नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। अब देखिए, पहले क्या था, 3 वर्गों में विभाजित था, जो थे एक पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था और नीचे जो है आम जनता थी और सबसे ऊपर जो प्रशासक वर्ग था। तो अब ये उनके बीच जो है एक नए वर्ग का जन्म हुआ। किसका? व्यापारी वर्ग का।
और व्यापारी वर्ग जो था वो कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। जो व्यापारी वर्ग था वह जो है किसका, वर्तमान व्यवस्था का कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया। देखिए व्यापारियों ने क्या किया, चिंतकों को, विचारकों को, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया। और ये यही लोग हैं जो कि एक देश में क्रांति लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। ये यही लोग हैं जो रूढ़िवादिता को, बेकार हो चुके रीति रिवाजों को, बेकार हो चुकी मान्यताओं और विचारों पर प्रश्न उठाकर उन्हें समूल नाश करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समाज में यही लोग हैं, इन्हीं की बातों को लोग सुनते हैं और इन्हीं लोगों में ये क्षमता होती है कि पूरी मानसिक पृष्ठभूमि को बदल सकें। और तो एक नए वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी वर्ग का। व्यापारियों ने क्या किया, चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को क्या दिया, प्रश्रय मतलब सहारा दिया, उनको सपोर्ट किया। इस प्रकार व्यापारी वर्ग की छत्रछाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। कह रहा है कि इस प्रकार व्यापारी वर्ग की छत्रछाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। और जहां ज्ञान विज्ञान की प्रगति होती है वहां चीजें शुद्ध रूप में सामने आती हैं। जहां ज्ञान विज्ञान की प्रगति होती है वहां पर व्यक्ति चीजों के शुद्ध रूप को देखता है। वह उसकी प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति जो है सत्य की तरफ जाने की होती है, अच्छाई की तरफ जाने की होती है और भलाई की तरफ जाने की होती है। तो एक कारण ये भी रहा। उसके बाद कि व्यापार के विकास में नए नए शहर बसे। इन शहरों के, यहाँ शहर लिखा हुआ है, थोड़ा गलत है, शहर है। इन शहरों में व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों के व्यापारी आते थे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था और विचारों के आदान प्रदान से जनसाधारण का बौद्धिक विकास हुआ। बौद्धिक विकास मतलब लोगों के सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई, निर्णय करने की क्षमता विकसित हुई। अब आइए नेक्स्ट कारण को देखते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का जो दूसरा कारण है वह है पूरब से संपर्क। पूरब से संपर्क मतलब पूर्वी देशों से संपर्क। देखिए जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अरब वाले एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अंधविश्वासों, कुरीतियों, इन सब में फंसे हुए थे, उस वक्त क्या था, अरब वाले एक नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म दे चुके थे। और ये अरब वाले पूर्वी देश से, पूर्व में रहने वाले थे। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को भी फैला रहे थे। देखिए एक तो वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और अपने साथ साथ क्या था कि जो अपने ज्ञान विज्ञान को फैला रहे थे, मतलब वह ज्ञान विज्ञान जो सभी की भलाई पर ध्यान दे, जिसमें सभी का भला हो। ऐसा ज्ञान या विज्ञान नहीं जो कुछ ही लोगों तो सीमित रह जाए और आम जनता जो है वह कष्ट में रहे। यहाँ फैला रहे थे रहेगा, ये ख लिखा हुआ है, यहाँ ह रहेगा, ठीक है, फैला रहे थे। अरबों से संपर्क के कारण पश्चिम वालों को भी लाभ हुआ। जब पश्चिम वाले अरब के संपर्क में आए, जब यूरोप वाले अरब के संपर्क में आए तो उनके इस ज्ञान विज्ञान का उनको भी लाभ हुआ। मतलब उनकी भी जो मानसिक पृष्ठभूमि थी, सोचने समझने की क्षमता थी, वह परिवर्तित हुई। अब आइए नेक्स्ट कारण को स्टडी करते हैं। अब आइए इसका तीसरा कारण है मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा। मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा। पंडित पंथ की परंपरा का मतलब क्या है कि एक खास विशेष विचारधारा का अनुसरण करना। मतलब मध्यकाल में वह विचारधाराएं जो उस वक्त व्याप्त थीं, उन विचारधाराओं का अनुसरण करना। देखिए इसमें कि अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया। ये क्या करा इसमें, अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया। अर्थात अरस्तु के विचारों को वह अपनाने लगे। अरस्तु कौन था, एक महान दार्शनिक था, एक बहुत बड़ा विद्वान था। उन्होंने पंडित पंथ परंपरा चलाई। अर्थात पंडित पंथ परंपरा का मतलब
किसी विशेष व्यक्ति के विचारों को अपनाना। इसमें प्राचीनता तथा प्रामाणिकतावाद की प्रधानता थी। प्रामाणिकता का मतलब कि चीज़ों को केवल जो है एक अंधविश्वास रूप से स्वीकार न किया जाए, मतलब ऐसे विचार जो अपने कथन को या तथ्यों को प्रमाणित करे। प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। करने का प्रयास किया गया। विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया। जब विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया तो वह विभिन्न देशों तथा विभिन्न लोगों के पास पहुंची, जिससे वह जो है उन साहित्य को पढ़ सके, उन विचारों से अवगत हो सके। और जब व्यक्ति नवीन विचारों से को पढ़ता है, अवगत होता है, उसको आत्मसात करता है, तो निश्चित रूप से उसका मानसिक परिवर्तन होता है। उसी के अनुसार वो अपना जीवन स्तर तय करता है या परिवर्तित कर लेता है। तो ये कह रहा है कि विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया। इस विचार पद्धति में अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। अर्थात ये जो विचार पद्धति को अपनाया गया उसमें अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। अरस्तु के दर्शन का मतलब क्या है कि अरस्तु के जो विचार थे वो खास तौर से अरस्तु के विचारों को जो है बड़े पैमाने पर अपनाया गया इसको। अब आइए इसके नेक्स्ट कारण को देखते हैं। देखिए, इसका चौथा कारण है कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार। कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार, इसने भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जब कागज का आविष्कार हुआ, फिर मुद्रण कला मतलब छपाई, जो हम किताबें पढ़ते हैं पहले कागज पर जो है छपाई होती है। तो इसके आविष्कार होने से जब इसका आविष्कार हुआ तो पुनर्जागरण को एक गति मिल गई। क्योंकि किताबों पर लोगों के, विद्वानों के विचार छपने लगे, ज्ञान विज्ञान की बातें छपने लगीं, वह जन जन तक पहुंचने लगी। और जब जन जन तक पहुंचने लगी तो व्यक्ति का मस्तिष्क शिक्षित होने लगा और वह समझने लगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इसमें कि लिखा हुआ इसमें कि पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का योगदान महत्वपूर्ण था। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। अब यह जो है कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार होने के कारण इसकी पहुंच कहाँ तक हो गई, मतलब आम जनता तक हो गई। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी। जो जिस भाषा को जानता था उसी भाषा में वह किताबें लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ साधारण लोगों तक पहुंचने लगा। सभी लोग उस नए ज्ञान विज्ञान से अवगत होने लगे, विद्वानों के विचारों से अवगत होने लगे। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के कृतित्व से अवगत होने लगे। या कृतित्व का मतलब क्या है? कृतित्व मतलब कार्य। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के कृतित्व से अवगत होने लगे। उनमें बौद्धिक जागरूकता आई, मतलब उनका बौद्धिक विकास हुआ। बौद्धिक जागरूकता का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे वो गलत है, या जो हो रहा है वो गलत है, ये चीज़ सही है। इसे ही क्या कहते हैं? बौद्धिक जागरूकता कहते हैं। देखिए, जो इसका पांचवा कारण है वह है मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। मंगोल साम्राज्य का शासक जो है कुबलई खान था, और कुबलई खान के यहाँ उस वक्त मंगोल राज्य में व्यापार अपने चरम पर था। लोगों का आना जाना था, विद्वानों का आना जाना था। तो वहाँ से विचार की किरणें प्रस्फुटित हुई और पूरे यूरोप पे फैली। तो वही कह रहा है कि मंगोल सम्राट कुबलई खां का दरबार पूरब और पश्चिम के विद्वानों का मिलन स्थल था। उसका दरबार देश विदेश के विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों से भरा रहता था। इन विद्वानों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय से ज्ञान विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली। देखिए, इसमें कह रहा है कि इन विद्वानों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय से ज्ञान विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली। विचार विनिमय का मतलब क्या है? विचारों का लेना देना। जब वहाँ विभिन्न प्रकार के विद्वान, धर्म प्रचारक और व्यापारी जुटने लगे तो भिन्न भिन्न देशों के व्यापारियों के ज्ञान विज्ञान और विचारों का क्या करने लगे? आदान प्रदान करने लगे। यूरोप के यात्रियों ने गन पाउडर, कागज
और जहाजी कंपास की निर्माण विधि सीखकर अपने देश में इनके प्रयोग का प्रयत्न किया। यूरोप के यात्रियों ने गन पाउडर, कागज और जहाजी कंपास की निर्माण विधि उन्होंने सीखकर अपने देश में इनके प्रयोग का प्रयत्न किया। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में वाहन का काम किया। ऐसे कह सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य ने पुनर्जागरण की कार्य को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके नेक्स्ट कारण को स्टडी करते हैं। देखिए, इसका अगला कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। इसका अगला कारण है कुस्तुनतुनिया का पतन। देखिए, 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसमें कहा है कि 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तुर्कों की विजय के बाद कुस्तुनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण लिए। ध्यान सुनिएगा, कुस्तुनतुनिया क्या था? ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, और उस पर आक्रमण किसने कर लिया? 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कर लिया। और जब उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया, तब वहां के जो विद्वान थे वे भागकर कहां चले गए? वे भागकर यूरोपीय देशों में उन्होंने शरण ले लिया, और उन्होंने लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट किया। जो उन्होंने क्या किया कि लोगों का ध्यान जो था प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और यही जिज्ञासा जो है पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुनतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ कि यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। अब जल मार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। जब वो बंद हो गया तो लोग जो है पूर्वी देश में कैसे पहुंचेंगे? स्थल मार्ग बंद हो गया। जिस रास्ते से वे जाते थे, तब उन्होंने क्या किया? जल मार्ग मतलब समुद्र से जाने के रास्ते खोजने लगे। इसी कार्य में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन ने अनेक देशों का पता लगाया। पढ़ते आ रहे होंगे, फला विद्वान ने या फला व्यक्ति ने फला देश की खोज की, अमेरिका की खोज की, भारत की खोज की। तो ये क्या कारण था? जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण होने के कारण जो है, जब स्थल मार्ग यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया, तो अपने व्यापार को चालू रखने के लिए उन्होंने समुद्र मार्ग से जो है देशों को खोजना प्रारंभ किया, और इसी क्रम में जो है नए नए देशों की खोज हुई। अब इसके नेक्स्ट कारण को देखते हैं। जिसका अगला कारण है वो है मानववादी विचारधारा का प्रभाव। देखिए, मानववादी विचारधारा का प्रभाव। देखिए, यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कृत्रिमता और कोरे आदर्श पर आधारित थी। ये कृत्रिमता रहेगा, ठीक है, ये कृत्रिमता रहेगा, ये बना लीजिएगा इसको। हाँ, यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता जो थी, यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कृत्रिमता और कोरे आदर्श पर आधारित थी। सांसारिक जीवन को मिथ्या बतलाया जाता था। यूरोप के विश्वविद्यालयों में यूनानी दर्शन का अध्ययन और अध्यापन होता था। रोजर बेकन ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानववाद का विकास हुआ। मानववादियों ने चर्च और पादरियों के कट्टरपण की आलोचना की। अब इसके नेक्स्ट कारण को देखते हैं। ठीक है, इसका जो अगला कारण है वो है धर्म युद्ध का प्रभाव। लगभग 200 वर्षों तक पूर्व और पश्चिम के बीच धर्म युद्ध चला। लगभग जो है कितने? 200 वर्षों तक पूर्व और पश्चिम के बीच धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध के योद्धा पूर्वी सभ्यता से प्रभावित हुई। आगे चलकर इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव मजबूत की। जो इसका लास्ट कारण था वह था सामंतवाद का ह्रास। सामंतवाद का ह्रास का मतलब समाप्त होना, सामंतवाद का समाप्त होना।
देखिए, क्योंकि उस वक्त यूरोप में जो है सामंती प्रथा थी पुनर्जागरण के समय। देखिए, इसमें लिखा है कि सामंती प्रथा के कारण किसानों, व्यापारियों, कलाकारों और साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता था। तो ये सामंती प्रथा के कारण जो किसान थे, व्यापारी थे, कलाकार थे और साधारण जनता थी, वह स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता, मतलब वह स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकती थी। उनके ऊपर विचारों को थोपा जाता था, उनके ऊपर व्यवस्था को थोपा जाता था। उन्हें सोचने का जो है कोई अधिकार नहीं था। उन्हें यह बताया जाता है नहीं, ये तुम्हें यही सोचना है, तुम्हें यही करना है, इस व्यवस्था को तुम्हें अपनाना है, तुम्हारे अपने विचारों का कोई महत्व नहीं है। सामंती युद्धों के कारण वातावरण हमेशा विषाक्त रहता था। देखिए, युद्ध होते रहते थे और जब युद्ध वहां पर सामंती युद्ध होते रहते थे, तो जब युद्ध होते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि माहौल अशांतिपूर्ण होता है। किसी भी चीज के विकास की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि कौन सी किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाए और कौन शुरू किया गया काम बंद करवा दिया जाए, ये कोई ठीक नहीं था। तो अशांति का वातावरण था। किंतु सामंती प्रथा के पतन से जनजीवन संतुलित हो गया, और जब सामंती प्रथा का अंत हो गया तो जीवन जो है क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्योंकि जब चाहे कोई देश हो या कोई राज्य हो या व्यक्ति का खुद का जीवन क्यों न हो, जब तक शांति नहीं रहेगी तब तो वह कोई भी अस्थायी कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकता। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला एवं व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। जब सामंती व्यवस्था का अंत हो गया, शांति हो गई, वातावरण शांतिपूर्ण हो गया, तो लोग क्या करें, लोग साहित्य, कला एवं व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। अब साहित्य का भी विकास होने लगा, कला का भी विकास होने लगा और व्यापार में वृद्धि होने लगी। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग, वही चीज़ों को रिपीट कर दिया है, ठीक है, वही रिपीट है। नेक्स्ट है कि सामंतवाद का ह्रास का महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। जब सामंतवाद का ह्रास हो गया, सामंतवाद का नाश हो गया, तो उसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। राष्ट्रीय राज्यों का विकास होने का मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सभी की सहभागिता थी, जिसमें सभी की भलाई के लिए सोचा जाता था, जिसके ऐसे राज्य के निर्णय जो है सभी के लिए कल्याणकारी होते थे। तो वही करा है कि सामंतवाद का ह्रास का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ और लोगों में राष्ट्रीय भावना का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, ये रहे पुनर्जागरण के कारण, और मैंने जितने भी चीज़ें पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आप एक दो बार देख लेंगे तो पूरे दिमाग में आपके बैठ जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किसकी आवश्यकता है, आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जो है उस चीज़ को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार जो है फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।